वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बिना पर सॉलिड्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स और नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करेंगे। Solids having electrical conductivities in the range 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7 per ohm per meter are called conductors। तो कंडक्टर की डेफिनेशन ये की गई है कि ऐसे सॉलिड जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 रेज़ टू द पावर 4 से लेकर 10 रेज़ टू द पावर 7 पर ओहम पर मीटर इस रेंज में होती है, उस सब्सटेंस को हम कंडक्टर कह सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ये वैल्यू याद करना पड़ेगी। 10 रेज़ टू द पावर 4 टू द 10 रेज़ टू द पावर 7। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इसमें जितने भी वैल्यूज आते हैं ये एक रेंज दी गई है। सपोज एक सॉलिड है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 रेज़ टू द पावर 5 है, तो फिर ये कंडक्टर रहेगा या नहीं रहेगा? यस, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी जो रेंज है इसके बीच में आती है। या कोई एक ऐसा सॉलिड है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 है, तो ये भी कंडक्टर रहेगा। कहने का मतलब आपको एक रेंज दे दी गई है 10 टू द पावर 4 टू द 10 टू द पावर 7 पर ओहम पर मीटर। तो इतनी रेंज में जिस किसी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी तो हम उस सॉलिड को क्या कहेंगे? कंडक्टर रहेंगे। तो अब कंडक्टर्स की जो एग्जांपल्स है, दो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मेटल्स है ये सब कंडक्टर्स होते हैं, उसी तरह जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी कंडक्टर्स होते हैं। तो अब मेटल और इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमको ये देखना पड़ेगा। कि मेटल है ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है बच्चों, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा गया है? आयोनिक सॉलिड्स को कहा गया है। और आयोनिक सॉलिड्स मतलब आपको पता है इसके एग्जांपल्स, जैसे कि NaCl, KCl, Na2SO4, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सब आयोनिक सॉलिड कहलाते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी कंडक्टर है, और इन कंडक्टर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटल्स ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। अब ये दोनों में डिफरेंस ये है कि मेटल्स ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, यानी मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आयंस है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटल ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कैसे रहने चाहिए? फ्री रहना चाहिए, यानी मूवेबल रहना चाहिए। और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि आयनिक सॉलिड में, आयंस प्रेजेंट होते हैं, और यही आयंस की जो मूवमेंट है
ये आयंस जो है मोबाइल आयंस होते हैं और इन आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी मूवेबल होना चाहिए और आयंस भी मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जबकि मूवेबल आयंस को हम फ्री आयंस या मोबाइल आयंस कह रहे हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब हम इंसुलेटर की बात करते हैं। सॉलिड्स हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। कितनी होती है? इन द रेंज 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओहम पर मीटर आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी, 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओहम पर मीटर। तो इस रेंज के बीच में जितनी भी वैल्यूज आते हैं वो सब सॉलिड क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स कहलाएंगे। सपोज कोई एक सॉलिड है जिसकी वैल्यू 10 to the power -15 है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर है तो ये सॉलिड क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। और एक एग्जांपल, एक सॉलिड है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 to the power -12 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो आपको ये जो रेंज दिया गया है 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओहम पर मीटर, ये याद रखना पड़ेगा, तो ही इस सॉलिड को हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की सबसे खास बात क्या होती है कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये रेंज होता है 10 to the power -20 to 10 to the power -10 और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। मोस्ट नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी इंसुलेटर होते हैं। नॉन मेटल्स को का जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, सपोज कि कार्बन या ग्राफाइट, ये नॉन मेटल्स है तो ये क्या रहेंगे? इंसुलेटर रहेंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये लास्ट टाइम हमने देखा है, जैसे कि सॉलिड Cl2, सॉलिड H2, ओके, या फिर जो है सॉलिड वाटर जिसे हम आइस कहते हैं, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है और ये सब इंसुलेटर्स होंगे। तो आइस ये क्या होगा? इंसुलेटर होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज 10 to the power -6 to 10 to the power 4 पर ओहम पर मीटर। बच्चों ये रेंज आप याद रखिए कि 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ये रेंज है। ये रेंज अगर है, जब किसी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस रेंज में रहेगी 10 to the power -6 to 10 to the power 4 पर ओहम पर मीटर, तो उस सॉलिड को हम क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर कहेंगे। दिस रेंज इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बिल्कुल सही बात है कि कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी 10 to the power 4 to the 10 to the power 7 और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी दी गई है 10 to the power -20 to 10 to the power -6। तो ये वैल्यू आप देखेंगे कि 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ये इन बिटवीन है इन दोनों के, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट कहा गया है। तो मेटलॉइड्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो जितने मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, ये सब क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो अब हमको इसके आगे जो है बैंड थ्योरी पढ़ना है। तो एक्चुअली बैंड थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कोई भी सॉलिड ये कंडक्टर क्यों होता है, या इंसुलेटर ये इंसुलेटर क्यों होता है, या कोई भी सॉलिड ये सेमीकंडक्टर क्यों होता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बैंड थ्योरी लाई गई है।
चलिए बैंड थ्योरी क्या है हम पढ़ लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड metals, non-metals and metalloids are explained in terms of band theory. A band is made up of closely spaced electronic energy levels. Band असल में ये बहुत करीब करीब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी वजह से बैंड तैयार होता है। बैंड फॉर्मेशन कैन बी कोरिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, ठीक उसी तरह हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ molecular orbitals which spread over the entire molecule. Similar to this, interaction of energy levels of electrons in the closely spaced constituent atoms in solids result in formation of bands. Band theory considers formation of two types of bands, namely conduction band and valence band. Another important concept of band theory is the band gap. Dear student, suppose हम यहाँ पर एक क्रिस्टल कंसीडर करते हैं। इस क्रिस्टल में एटम्स प्रेजेंट है इस तरह से, जैसे कि हम हमेशा रखते हैं। अब ये क्रिस्टल में आप कोई भी एक रो को ध्यान से देखिए। सपोज ये फर्स्ट रो है, इसको आप देखिए कि एटम्स बहुत एक दूसरे के करीब करीब है। दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो जब इतने करीब करीब होने की वजह से इन एटम का जो हर एक एटम में आपको पता है कि वैलेंस शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। सपोज ये एटम नंबर 1 है और ये एटम नंबर 2 है, एटम नंबर 3 है और एटम नंबर 4 है। ये 4 एटम के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे से ओवरलैप होंगे, आपस में इंटरैक्ट होंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो अब यहाँ पर हमको मालूम है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहते हो? बॉन्डिंग कहते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हो। तो इस तरह से ये रूल आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सपोज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसमें से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग रहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2 जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे। तो यहाँ पर बैंड कैसे फॉर्म हो रहा है कि एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 और एटम नंबर 4 के आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है इस तरह से। और इस तरह से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फैला हुआ रहेगा तो एक बैंड, एक रास्ता तैयार हो रहा है। और बैंड असल में ये एक रास्ता है जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन अब मूवमेंट बताने वाला है। और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल है
तभी जो है कंडक्टिविटी पॉसिबल है। तो मूवमेंट का सीधा सीधा ताल्लुक किससे है? कंडक्टिविटी से। जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो कंडक्टिविटी होगी, जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा तब कंडक्टिविटी नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए रास्ता चाहिए, एक रास्ता, एक पाथ चाहिए, और वो पाथ किसने सप्लाई किया है? इस बैंड ने। बैंड कैसे फॉर्म हुआ है कि ये एटम एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, तो जैसा ये फर्स्ट रो में हुआ है ऐसा ही बैंड यहाँ भी फॉर्म होगा, और थर्ड रो में भी जो इसी तरह से बैंड फॉर्म होगा, फोर्थ रो में भी इसी तरह से बैंड फॉर्म होगा, फिफ्थ रो में भी इसी तरह से बैंड फॉर्म होगा। तो यही तो बैंड थ्योरी है। तो यहाँ पर ये बैंड असल में ये एक एनर्जी लेवल है, और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं? किसी भी एटम के सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में बताई गई है कि बैंड दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों? वैलेंस बैंड, और नंबर 2 है कंडक्शन बैंड। ये दो बैंड की डेफिनेशन हम देखेंगे, वैलेंस बैंड किसे कहते हैं और कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पैराग्राफ में बताई गई है कि बैंड गैप, यानी बैंड गैप किसे कहा जाता है। ओके, तो ये हम अब पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम कंडक्शन बैंड पढ़ने वाले हैं। The highest energy band containing electrons is the conduction band. It is formed by interaction of the outermost energy levels of closely spaced मतलब करीब करीब रखे हुए atoms, नजदीक नजदीक रखे हुए atoms of closely spaced atoms in solids. Conduction band may be partially occupied or वैकेंट। कंडक्शन बैंड ये पार्शियली ऑक्युपाइड भी हो सकता है या वैकेंट भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर सॉलिड, और पूरे सॉलिड के बॉडी में फैले हुए रहेंगे, स्प्रेडेड रहेंगे। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? डीलोकलाइज। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो ये जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब आप करंट सप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी, ये उसका मतलब है। तो अब यहाँ पर कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि इट इज ए बैंड विच इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनो बच्चों मेरी डेफिनेशन आप। इट इज ए बैंड which is formed due to interaction or due to overlapping or due to combination of higher energy atomic orbitals of valence shell. फिर से एक बार सुनिए। What is conduction band? It is a band which is formed due to combination of higher energy atomic orbitals of valence shell. Okay, ये उसकी डेफिनेशन है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, यानी कुछ हद तक वो भरा हुआ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, या वो खाली भी हो सकता है। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। चलिए उसके बाद वैलेंस बैंड। द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज द वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री। The electrons in valence band are not free to move because they are tightly bound to the respective nuclei. तो वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या की गई है, आप ध्यान से सुनिए। The band which is formed due to combination of lower energy atomic orbitals of valence shell. बच्चों बुक में बहुत ही एम्बिग्यूटी है डेफिनेशन के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा आपको कि वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिए। द बैंड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड।
और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं या मोबाइल नहीं होते हैं? मोबाइल नहीं होते हैं, वो मोमेंट के लिए फ्री नहीं होते हैं। वो मोमेंट के लिए फ्री क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, काय के जरिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। ओके, तो अब हम देखते हैं बैंड गैप। बैंड गैप क्या होता है? The energy difference between valence band and conduction band is called band gap. तो बैंड गैप की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनो बच्चों, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप. Size of the band gap decides whether electrons from valence band can be promoted to vacant conduction band or not. When band gap is too large to promote electrons from valence band to vacant conduction band by thermal energy, it is called forbidden zone. तो बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि सपोज यहाँ पर मैं आपको दो बैंड बताऊंगा, तो अभी यहाँ इनकी एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो कम एनर्जी किसकी है? नीचे वाले बैंड की है। तो जिसकी एनर्जी कम है हम उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। तो अब आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद नहीं है, वहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो अब यहाँ पर जब मूवमेंट नहीं होगी कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी, लेकिन हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है उस सब्सटेंस के जरिए, उस सॉलिड के जरिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करना पड़ेगा किधर? कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन मतलब इलेक्ट्रॉन ये जंप होकर ऊपर जाएगा। मैं जंप ये वर्ड यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, इसलिए इतना डिसिप्लिन से वो ऊपर नहीं जाएगा, वो जंप होकर जाएगा, छलांग मारेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन अगर आपको करवाना है तो आपको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब कहीं जाकर वो जंप मारेगा, और जंप मारकर वो कहाँ पर जाएगा? कंडक्शन बैंड। लेकिन अगर समझ लीजिए कि ये जो गैप है, ये गैप अगर बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है ताकि वो जंप लगाकर कंडक्शन बैंड में जा सके। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस बैंड गैप को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन। क्या कहते हैं? फॉरबिडन जोन। तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन जोन? ये बैंड का गैप है जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं हो सकता। कहाँ से कहाँ नहीं हो सकता? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? फॉरबिडन जोन। व्हेन बैंड, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन बैंड गैप इज स्मॉल, जब बैंड गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल in valence band can be promoted to conduction band by absorption of energy such as thermal energy or electromagnetic energy. तो जब ये गैप कम होता है, सपोज फिर से हम दो बैंड ले लेते हैं, तो ये जो है ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और नीचे वाला जो है वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो गैप है, बैंड गैप, ये कम है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन ये उछलकर जा सकता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर बैंड गैप बहुत कम है। ओके, तो ये बैंड गैप का जो साइज है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है।
अगर बैंड गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है ताकि वो जंप लगाकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। और अगर बैंड गैप का साइज कम है, बैंड गैप बहुत छोटा है, तब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, insulators and semiconductors are explained in terms of band theory as follows। अभी यहाँ पर आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू नो द बैंड गैप एनर्जी वैल्यूज ऑफ ए फ्यू सॉलिड्स आर एज शोन हियर। तो यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी वैल्यू दी गई है। डायमंड में 5.47 ये बैंड गैप एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। और सोडियम में बैंड गैप एनर्जी 0 दी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन में 1.12 दी गई है और जर्मेनियम में 0.67 दी गई है। तो आपको इस टेबल को देखकर लगता होगा कि सोडियम में बैंड गैप है ही नहीं, बैंड गैप एनर्जी 0 है, मतलब वहाँ पर कोई बैंड गैप नहीं है। इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन बहुत इजीली पॉसिबल है और इसीलिए सोडियम ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि आप देखेंगे कि डायमंड में जो बैंड गैप बताया गया है वो 5.47 सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का जब प्रमोशन पॉसिबल नहीं है तो डायमंड ये जो है गुड कंडक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पुअर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ओके, जबकि आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को देख रहे हो तो इनकी जो बैंड गैप एनर्जी वैल्यू है कितनी है, सिलिकॉन की 1.12 और जर्मेनियम की 0.67। तो ये कहीं ना कहीं सोडियम और डायमंड के बीच की वैल्यू है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये किसके एग्जाम्पल्स होना चाहिए, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स होना चाहिए। सोडियम ये किसकी एग्जाम्पल होना चाहिए, कंडक्टर की होना चाहिए। और डायमंड ये किसकी एग्जाम्पल होना चाहिए, यस, इंसुलेटर की होना चाहिए। चलिए हम मेटल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स in the metallic crystal occupy conduction band. The number of electrons in conduction band of metals is large। देखो बच्चों, इसको आप ध्यान से इसको अंडरलाइन कीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ऑफ मेटल्स इज लार्ज। मेटल्स में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए तो मेटल्स ये गुड कंडक्टर है। क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। और एक बात यहाँ पर बताई गई है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड। जितने यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। Hence metals are good conductor of electricity. The conduction bands in metals can be further labeled as S band, figure 1.23a, overlapping S and P bands and so on, और फिगर 1.23b। ये दो फिगर की हमको स्टडी करना है। This depends on the atomic orbitals involved in bond formation. Bond formation in metallic conductor thus results in delocalization of the outermost electrons of all the metal atoms behind metal ions. This is described as cations of metal are immersed in the sea of electrons. Dear student, आप इस फिगर को देखिए, फिगर 1.23 जो मेटेलिक कंडक्टर की फिगर है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो ए फिगर है वो देखिए, यहाँ पर एस बैंड बताया गया है। तो इस फिगर को आप जब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एस बैंड बताया गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस बैंड?
एस बैंड मतलब क्या, यानी यहाँ पर ये एक एनर्जी लेवल ऐसा फॉर्म हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, किसकी वजह से, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एस एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो नेबरिंग एटम्स है, ये नेबरिंग एटम्स के वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल ये दूसरे एस ऑर्बिटल से कंबाइन हुआ है, एक एटम का एस ऑर्बिटल ये दूसरे एटम के, पड़ोस के एटम के एस ऑर्बिटल से कंबाइन हुआ है, और इसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, एस बैंड। यानी एस बैंड ये कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन की वजह से तैयार होता है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन की वजह से तैयार होता है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। और एक बात ये बताई गई है कि जब सपोज यहां पर हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, यस 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 281, ओके। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। यहां पर सोडियम की इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नियॉन की तरह है, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो कहाँ का इलेक्ट्रॉन देगा, 3s1 का इलेक्ट्रॉन देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे एस बैंड के अंदर घूमेगा। तो यहाँ पर सोडियम में जो बैंड तैयार हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एस बैंड। क्यों एस बैंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सोडियम एटम का 3s एटॉमिक ऑर्बिटल ये पड़ोस के सोडियम एटम के 3s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होकर यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है, और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या कह रहे हो, एस बैंड। तो सोडियम में एस बैंड फॉर्म होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बैंड के अंदर घूम रहा है, और सोडियम अब इस बैंड में आपको Na पॉजिटिव के फॉर्म में, पूरे क्रिस्टल में आपको सोडियम Na पॉजिटिव के फॉर्म में दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कैटायंस ऑफ मेटल आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो उस क्रिस्टल के पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समंदर कहा गया है, और कैटायंस ऑफ मेटल, उस मेटल के कैटायंस उस इलेक्ट्रॉन के समंदर के अंदर डूबे हुए हैं, ऐसा इमेजिन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। द कैटायंस ऑफ मेटल एटम्स ऑक्यूपाइंग लैटिस साइट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये जो कैटायन है, अभी फिलहाल हम कौन से कैटायन की बात कर रहे हैं, Na पॉजिटिव। तो ये कैटायन की पोजीशन बच्चों फिक्स है, वो अपने लैटिस साइट पर प्रेजेंट है, लेकिन वो अपनी जगह पर थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा सा जगह पर उछल रहा है। तो ये वाइब्रेटिंग पोजीशन है अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी जगह छोड़ नहीं रहा है, लैटिस पॉइंट छोड़ नहीं रहा है, लेकिन वाइब्रेट हो रहा है। At higher temperature, metal cations undergo increased vibrational motion about their lattice site. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, किसका, क्रिस्टल का, तो ये मेटल कैटायन की जो वाइब्रेशनल मोशन है ये बढ़ जाएगी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटरप्टेड बाय इंक्रीज्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो ये सोडियम कैटायन की वाइब्रेशनल मोशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी। As a result, conductivity of metal decreases with increase in temperature. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इस मेटल की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो मेटल की कंडक्टिविटी कम क्यों हो गई टेम्परेचर बढ़ाने के बाद,
क्योंकि यहाँ पर सोडियम कैटायन जो अपने लैटिस पॉइंट पर मौजूद है, लेकिन वो वाइब्रेशनल मोशन बता रहे हैं, उनका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा और वाइब्रेशनल मोशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की फ्लो को कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं हो पाएगा और इसीलिए कंडक्टिविटी उसकी जो है कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।